एपीएलएम चैनल के प्रिय बच्चों, फॉलोअर्स, व्यूअर्स, इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि टैलेंट अगर गलत जगह पर हम ले जाते हैं तो मिसमैच हो जाती है। जिस जगह टैलेंट की ज़रूरत है उस जगह पर प्रयोग होना चाहिए, अन्यथा लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कुंठित हो जाते हैं। और जो लोग बहुत जल्दबाज होते हैं, जिनमें धैर्य की कमी होती है, या जो अस्थिर मस्तिष्क के होते हैं, या जिन्हें समाज साथ नहीं देता, जिनके जीवन में प्रेम की कमी या असफलता होती है, तो वो सुसाइड तक कमिट कर लेते हैं। लेकिन बेटे, टैलेंट को सही जगह पर इस्तेमाल करना हमारे हाथ में ही नहीं है। हमारे का मतलब मेरे और तुम्हारे। उदाहरण तो अपना ही दूंगा हमेशा की तरह। मैं लेखक, कवि, व्यंग्यकार यूं ही नहीं कह रहा हूं। देश की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सारिका, इलस्ट्रेटेड वीकली, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका, द हिंदू, पराग और धर्मयुग और जनसत्ता और जाने कितने अखबारों में 500 से ज़्यादा लेख, व्यंग्य मेरे छपे। मेरी फेसबुक पे अभी भी उस ज़माने के छपे हुए कई एक पड़े हुए जितने मेरे पास उपलब्ध थे। तो मैं तो पत्रकार था, लेकिन पत्रकारिता से रोजी रोटी नहीं चल रही थी। प्रतियोगिता दर्पण में इतना लिखा है मैंने, जिस दिन से प्रतियोगिता दर्पण छपी है, हर लेख के 75 रुपये मिलते थे उस ज़माने में, 1981-82 में। लेकिन उससे काम तो नहीं चलता। साइंस टुडे, साइंस रिपोर्टर, विज्ञान प्रगति, फिजिक्स टुडे, केमिस्ट्री टुडे, सब में लिखा है। लेकिन इतने पैसे नहीं होते थे कि उससे घर चल जाए। तो ये टैलेंट थी। 20 कविताओं का एक संग्रह भी प्रकाशित हुआ था। ये सब प्रतिभा उस तरह होती कि निराला जी की तरह फटेहाल रहकर घूमता तो निश्चित रूप से निराला की तरह प्रसिद्ध हो सकता था, है ना। यदि मैंने अपने पत्नी बच्चों पर ध्यान न दिया होता, मैं ये पाप समझता हूँ। विवाह किया है, बच्चे आए हैं संसार में, तो उनका केयर टेकिंग करना मेरा फ़र्ज़ है, चाहे मुझे अपनी इच्छाएं, अपनी हॉबीज़ किनारे पर रखनी पड़ें। इसमें कोई तारीफ नहीं है कि आप अपनी हॉबीज़ के लिए, अपने इच्छा के लिए आप पत्नी बच्चों का भविष्य दांव पर लगा दें या उनको मेंटेन ना करें, तो शादी ही नहीं करनी चाहिए थी अगर फक्कड़ घूमना था। ऐसी क्रियाओं को, ऐसे कामों को मैं पसंद नहीं करता। मैं ये मानता हूँ, ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय में नहीं गया, इनविटेशन था, पैसा भी आ गया था रिसर्च के लिए, यूनिवर्सिटी ने चुना था मुझे। अल्टीमेटली मेरी जगह मेरा एक साथी था, बहुगुणा हो गया, क्योंकि मैं पत्नी बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकता था। टैलेंट मिसमैच कहाँ होता है? मैं आ गया सेस्टेक्स जैसे गंदे डिपार्टमेंट में, जहाँ साहित्यिक टेस्ट, मानवीय भावनाओं का कोई मतलब ही नहीं था। इससे पहले मैं ट्रेजरी अफसर हुआ तो मुझसे कुमायूं विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, जो मेरे कोर्स में पीसीएस की ट्रेनिंग मैंने की नैनीताल में, एटीआई में, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। तो उसमें वो मुझे पढ़ाते थे, कुछ सब्जेक्ट पढ़ाते थे। तो उन्हें मैंने एक बार अपनी फाइल दिखाई कि सर मैं ये लिखता हूँ। बोले मैं डर गया। मैंने कहा सर कैसे मजाक कर रहे हैं? बोले नहीं, मैं इसलिए डर गया, तुम कहाँ फंस गए आगे। ये सरकारी नौकरी है, ये साहित्यिक अभिरुचि के लिए, भावनाओं के लिए, इमोशंस के लिए नहीं है। यहाँ तो बड़ा ही प्रैक्टिकल आदमी चाहिए। तुम भावनात्मक व्यक्ति हो, गलत जगह फंस गए। उनकी भविष्यवाणी एकदम सही रही। उन्होंने कहा ईश्वर करे अपना टैलेंट बनाए रखो। लेकिन मैं बताता हूँ कि सन 83 से, जिस दिन से मैंने नौकरी ज्वाइन की ट्रेजरी ऑफिसर की, मैं एक भी लेख नहीं प्रकाशित कर पाया। कुछ पहले के लिखे प्रकाशित हो गए, ट्रेनिंग वेनिंग में लिखे थे, लेकिन उसके बाद मैं लिख ही नहीं पाया। सरकारी नौकरी की चक्की ने मुझे पीस डाला, मैं पिस गया उसमें। फिर सेल्स टैक्स में आ गया तो मेरे बॉस लोग कहा करते थे कि तेरी डॉक्टरी निकाल दूंगा,
डॉक्टर बना फिरता है। मैं केमिस्ट्री से डीफिल, हिंदी साहित्य से मैंने शोध किया, तमाम रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड, हर समय भावनाओं में रहने वाला, सरकारी काम पूरी निष्ठा से करता था, हमेशा बेस्ट ऑफिसर अवार्ड और हमेशा टॉप एंट्री। लेकिन बॉस लोग जलते थे। मेरे लेख पुराने छपे हुए तो उन्हें पता नहीं थे, उस ज़माने में फेसबुक तो थी नहीं जो थोड़ा बहुत उन्हें कुछ आइडिया लगता, लेकिन लोगों ने कहा कि वो तो बहुत टैलेंटेड अधिकारी हैं और उनका तो बहुत साहित्यिक टेस्ट है, कवि हैं, व्यंग्यकार हैं, लेख लिखते हैं। तो तुम ताज्जुब करोगे कि एक मेरे बॉस थे जिन्हें वकील लोग चवन्नियाँ कहा करते थे, क्योंकि वो 25% लेके कोई भी टैक्स छोड़ने की दम रखते थे। उनका नाम ही लोगों ने चवन्नियाँ रखा हुआ था। चवन्नी एक सिक्का था जो ख़त्म हो गया, 25 पैसे का, यानी चौथाई रुपया, 25%। उन्होंने मुझे बुलाकर इतना व्यंग्य किया कि मैं अपना व्यंग्य लिखना भूल गया, इतना मजाक उड़ाया, इतना ह्यूमिलिएट किया कि तुम लोग कहते हो सुशांत सिंह का शाहरुख खान और किस किस ने मजाक बनाया। मुझे लगता है वो तो सब स्क्रिप्टेड होता है, लेकिन ये स्क्रिप्टेड नहीं था। उस बुजुर्ग आदमी ने, जो मैं उसकी इज्जत करता था बुजुर्ग होने के नाते, उसने मुझे क्या क्या नहीं कहा। जाने कितने बॉस ने ये बात कही होगी। एक कैप्टन साहब थे, वो तो हमेशा कहते थे मैं तो हाई स्कूल पास हूँ। एक इमरजेंसी बैच था हमारे यहाँ 1975 और 1977, इसमें मिलिट्री वाले आ गए थे, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले। मुझे नहीं पता कि क्या हाई स्कूल वाले भी आ सकते थे, लेकिन उसमें 2 ही पेपर हुए थे, जीएस का, जीके होता था उन लोगों के लिए, हम लोगों के लिए जीएस होता था, जीके और अंग्रेजी, इंग्लिश। बस 2 पेपर दे के वो लोग आ गए थे और एसडीएम वगैरह, डिप्टी एसपी, सब पदों पे इमरजेंसी बैच भर्ती हुई थी। सेल्स टैक्स में 150 और 250 लोग आए। तो मेरे बॉस तो वो लोग थे ज़्यादातर, मैं 83 बैच का, ये लोग सब, इनमें से ज़्यादातर लोग अच्छे नहीं थे। आई एम सॉरी टू से, ये मिलिट्री वाले बॉस मेरे बिल्कुल अच्छे नहीं थे। 1-2 लोगों को छोड़कर, आगरा में खंड 8 के एक अधिकारी थे, त्रिपाठी जी, बहुत अच्छे इंसान थे, मिलिट्री से ही आए थे, लेकिन मुझे कोई अच्छे नहीं मिले। इतने हैरेसिंग एटीट्यूड। एक सरदार जी बहुत अच्छे थे, वो भी कैप्टन रहे थे, नोएडा पोस्टेड थे, लेकिन मुझे इतने सारे बॉस मिले जो कि एक्स सर्विसमैन थे, जिन्होंने कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया। वो सिविलियंस को बहुत घटिया मानते थे और बहुत ही बुरा बर्ताव करते थे। मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हो ही नहीं पाती है, मैं क्या करूं। पुराने जख्म हैं। अब सुशांत सिंह के लिए हो रहा है कि उसको टेलीस्कोप आता था, स्काई वॉचिंग आती थी, उसको वीणा बजानी आती थी, सितार गिटार बजाना, जो भी आता था। मतलब मैं यूं ही कह रहा हूं। मृतात्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए सदैव मैं एक बात कहता हूं, इन बातों का फिल्म इंडस्ट्री से कोई मतलब नहीं है। बी प्रैक्टिकल। मुझसे एक बहुत अच्छे मेरे बॉस थे, अब तुम कहोगे अच्छे भी थे, हाँ अच्छे भी थे। उन्होंने मुझसे कहा कि देखो दीक्षित, तुम अपनी इन टैलेंट को रख दो किनारे, सेल्स टैक्स में इनका कोई काम नहीं है, तुम टैक्स कलेक्ट किए जाओ और जो दुनिया करती है वो तुम भी करो, अपने लिए भी कमाओ। नहीं, बुढ़ापे में क्या करोगे। ये डिपार्टमेंट कभी भी तुम्हें सस्पेंड कर सकता है, कभी भी तुम्हें निकाल सकता है, ये भी बात है। कमा लो जितना कमा सकते हो। 2 नंबर का उन्होंने खुद कहा। मैंने कहा सर वो तो ठीक है, मेरा काम चल जाता है और आगे भी चलता ही रहेगा, ईश्वर चलाएगा। बोले ठीक है, तुम ईश्वर पे आस्था रखते हो, ये अच्छी बात है, लेकिन दुनियादारी में भी सोचो। डिपार्टमेंट को इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम व्यंग्य लिख लेते हो, कि तुम डीफिल हो, कि तुम कुछ सब्जेक्ट में पीएचडी भी हो, कि तुमने 7 सब्जेक्ट में पीजी कर रखा है, कि तुम 7 भाषाएं जानते हो, कि तुम शास्त्री जी भी हो, संस्कृत इतना तुम्हें ज्ञान है, तुमने सब दुनिया भर का साहित्य पढ़ा हुआ है, विश्व स्तर का सभी साहित्य तुमने पढ़ा है, तुम्हारे पास इतने 1000 किताबें हैं। उस ज़माने में 13-14 हज़ार तो थी, आज तो 16 हज़ार हैं। कृष्ण की रानियाँ जितनी, उतनी मेरी पुस्तक माताएं हैं।
नेचुरली कृष्ण की रानियां मेरी तो माताएं ही हुई। तो उन्होंने कहा कि इससे कोई मतलब नहीं है, उल्टे अगर ये तुम जाहिर करोगे तो तुम्हें लोग गन्ने की तरह पेर देंगे। और वही हुआ। सुशांत के साथ भी यही हो रहा। उसकी टैलेंट से फिल्म इंडस्ट्री को क्या मतलब? होंगे आप बर्ड वॉचर, होंगे आप स्टार गेजर, यहां तो निकृष्ट राजनीति चल रही है। अमिताभ बच्चन स्क्रिप्टेड तरीके से मिली में अगर टेलीस्कोप लगा के जब मैं रातों को तारे गिनता हूं अगर गाते हैं तो आप उन पर फिदा होते हैं, क्योंकि वो अमिताभ बच्चन है, यू नो। हाँ, वो कोई ऐरे गहरे कोई अनाम से सुशांत उशांत थोड़े ही है। उसे रियल ज्ञान हो सकता है आकाश का, अमिताभ को नहीं हो सकता। लेकिन आप फैन होंगे किसके? अमिताभ के। चाहे वो हिंदी की ऐसी तैसी कर दें, हिंदी का सत्यानाश कर दें, मास्क की इतनी गंदी हिंदी बनाएं जिसका कोई सीमा नहीं है, चाहे वो उड़ी पटाखा गाते फिरें, औरतों का अपमान करते फिरें कि जिसकी बीवी मोटी और छोटी और काली और फलाना, चाहे रेशियल बातें करें, चाहे गोरे काले का भेद करें, आप उनके फैन रहेंगे क्योंकि वो सुपरस्टार है। आप उनके लड़के की भी फिल्में देख ही लेंगे, भले उसे एक्टिंग ना आती हो। लेकिन सुशांत सिंह को मैं खुद नहीं जानता था। कौन सुशांत सिंह? देखता तो पता चलता ना कि सुशांत सिंह कौन है। जब देखा ही नहीं, पब्लिसिटी ही नहीं है, कहीं कुछ पता ही नहीं है, वहां उनका छींकना भी फेमस हो जाता है। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। उल्टा पढ़ दिया शेर में, पहले वाली लाइन बाद में। समस्या ये, आपके पास पीआर नहीं है, पब्लिसिटी नहीं है। आप अच्छी बातें करें, करते रहिए, लेकिन आपके पास पीआर होना चाहिए, एक सफेद दाढ़ी होनी चाहिए मेरे जैसे लोगों के लिए, एक टीम होनी चाहिए जो जगह जगह संपर्क करे, मेरे लेक्चर्स आयोजित कराए, मैं पूरा ढोंग करके ड्रामा करके पूरा गंभीर मुखमुद्रा बना के वहां जाऊं, तमाम इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज वाले बच्चों को इकट्ठा करूं, पैसे खर्च करूं इसके लिए। शुरू में करूं खर्च, बाद में मिलने लगेंगे। फिर वो जब प्रश्न पूछें तो मैं उनका मजाक बनाऊं, जगह पर बैठ के कूद कूद के हंसता रहूं, तो मैं कहलाऊंगा सच्चा गुरु। और मैं सच्ची बात कह दूं कि बेटा इस समस्या का हल सिर्फ तुम्हारे पास है, मेरे पास नहीं है। हैं तो क्या, काय के गुरु? हम तो समझे थे कुछ बताएंगे, माला फाला डाले फिरते हैं गली में, हमारे टावा के लोग ऐसे ही बोलेंगे, माला वाला डाले घूम रहे हैं। हमने सोचा कुछ बता देंगे, इन्हें तो कछु नहीं आता। ये तो हर बात पे कह देते हैं कि जो है हमें नहीं आता। समस्या का समाधान तुम्हारे ही पास है, तो तुम काहे बैठे माला डालें? ये स्थिति है आज की। पीआर, सवाल ही उठता है तो क्या, अगर सच्चाई की कदर नहीं है, आईएएस रैंक से रिटायर होने के बावजूद भी मेरे क्लास में अगर महीने में एक एडमिशन नहीं होता तो दोष किसका है? मेरा थोड़ा ही है। दोष तुम्हारा है जो नहीं लेते एडमिशन, जो फेल लोगों के पास एडमिशन लेने में विश्वास करते हैं। दोष तुम्हारा है। मैं क्यों मरूं? सुशांत क्यों मर गया? क्या जरूरत थी मरने की? निपोटिज्म में भाई भतीजावाद वो दुनिया भर में। अयोग्य की कदर कहाँ है? दुनिया भर में है। सच्चाई की कदर कहाँ नहीं है? पूरे संसार में नहीं है। भेदभाव कौन करता है? पूरा दुनिया करती है। आप ऑनेस्ट हैं, आप योग्य हैं, आपकी कोई कदर नहीं है। आप ड्रामेबाज हैं, ढोंगी हैं, धूर्त हैं, मक्कार हैं, ढोंगी हैं, सब कुछ हैं, आपकी कदर ही कदर है। टैलेंट का इस्तेमाल लोग जब मिसमैच की तरीके से करते हैं तो असफलता हाथ लगती है। मेरे अंदर व्यापार का टैलेंट नहीं है तो मैं नहीं कमा पाऊंगा। मैं इससे संतुष्ट हूं क्योंकि मेरे अंदर व्यापार का टैलेंट नहीं है। विशुद्ध ब्राह्मण हूं, नाराज बहुत जल्दी होता हूं। एक लड़का बार बार फीस पूछ रहा है, बार बार ही करा। मैं कहा देखो यार बहुत हो गया, अब आईडी प्रूफ भेजो, तब उसके बाद बात करेंगे। नहीं भेजा, ब्लॉक कर दिया। ऐसे जाने कितने ब्लॉक हैं। हो सकता है कि वो आगे चल के एडमिशन लेता, और तुम सब जानते हो, तुम में से कई लोगों ने एडमिशन लिए हैं जो ब्लॉक कर रखे थे मैंने, दूसरे नंबर से कह के कि सर मैं ब्लॉक हूं, मैं क्षमा याचना करता हूं।
यहां तो दुर्वासा वाला वंश है, क्रोध है तो है, जाओ नहीं चाहिए तुम्हारा, ले जाओ। मैं याद कर रहा था, मुझे एक लाइन नहीं याद आ रही, नहीं आई, जिसमें यह है कि ले जाओ अपना सब, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कुछ। टैलेंट, व्यापारिक टैलेंट एक अलग चीज है, व्यापार करने की बुद्धि एक अलग चीज है, जो हमारे यहां वैश्य वर्ण में बहुत भरपूर पाई जाती है। मैं ये बात मानता हूं, उनके अंदर होती है, और हम बेवकूफ होते हैं इस मामले में, हमें अकल नहीं होती इसमें, तो हमें शिकायत भी नहीं है, क्योंकि हम पीआर नहीं कर सकते। प्यार नहीं, पीआर पीआर, पब्लिक रिलेशन बहुत कमजोर है। कोई राय दे देता है, लगता है यार अच्छा तो है, थोड़ा देर चलते हैं, फिर लगता है हम नहीं चल पाएंगे। तो तुम बेटा ये सोचो कि कभी जीवन में अगर कहीं पे ये असफलता मिले, व्यापार में तो मैं असफल ही हूं, पीसीएस में 4 बार सफल हूं, आईएएस में उसी रैंक से रिटायर हुआ हूं, और हर जगह सफल रहा हूं, लेकिन व्यापार में तो असफल हूं, तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। सुशांत मत बनिए कभी। आप जिस जगह पर अपना भाग्य आजमा रहे हैं, या परिश्रम करके आप जो प्राप्त करना चाह रहे हैं, अगर वो आपको नहीं मिलता, तो ये सोचिए कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ और रखा होगा। सुशांत यही सोचता तो ना मरता, वो अपने टैलेंट को यूज करता। अगर उसके अंदर संगीत का टैलेंट था, उसके अंदर स्टार गेजर का टैलेंट था, या कोई और टैलेंट था, उसको इस्तेमाल करता, काम तो चल ही जाता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारा टैलेंट जहां है वहां हम नहीं आजमा रहे हैं, कहीं और आजमा रहे हैं, जो हमारा टैलेंट उतना है नहीं वहां, और वहां पर हम अपने वो टैलेंट दिखा रहे हैं जिन टैलेंट्स को वो फील्ड पसंद नहीं करता। जैसे कि मैं अगर ये टैलेंट दिखाऊं अपने डिपार्टमेंट में कि मुझे ये भी आता है वो भी आता है, वो लोग जल भुन के खाक हो जाएंगे, मेरा नुकसान पहुंचाएंगे। यही हुआ मेरे साथ। मैं क्यों मरूं इसके लिए? वाई शुड आई डाई? बेटे जिंदगी भर याद रखिए, मरने का नहीं, जीने का, दिखा देने का सबको कि हम जी रहे हैं, शान से जी रहे हैं। और टैलेंट को गलत फील्ड में मत दिखाइए, जहां उस टैलेंट की जरूरत नहीं है वहां मत दिखाइए। मान लो मैं आईएएस को पढ़ा रहा हूं, मैं कहूं कि मैं क्रिकेट में बहुत अच्छा हूं, तो ये कोई फायदा नहीं है इसका। अगर मैं कहूं मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी हूं, इसलिए मैं आईएएस को पढ़ा रहा हूं, भाई ठीक है, होंगे आप क्रिकेट खिलाड़ी, आईएएस को पढ़ाने से क्या मतलब? यही अंतर है। सुशांत बहुत अच्छे हॉबीस्ट हो सकते हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में जो दंड फंद हैं उनमें वो सरवाइव नहीं कर पाया बच्चा जो है। तो इसका मतलब मरना थोड़ा ही है। सरवाइव करो, शान से करो, दिखा दो लोगों को। अरे कितने लोग, ये आखिर धर्मेंद्र जब आए थे, आज मान लो उनके बच्चों पर कोई नेपोटिज्म का आरोप लगा दे, हालांकि उनके बच्चों में कम से कम कुछ तो योग्य हैं ही, लेकिन अगर कोई ये कहने लगे कि वो नेपोटिज्म है, तो इसमें क्या नेपोटिज्म है? धर्मेंद्र जिस समय आए हैं तो कितना संघर्ष किया तुम्हें पता है? आज जो लोग आए हैं तो उनका संघर्ष, अमिताभ साथ हिंदुस्तानी में आए, कोई पहचानता भी नहीं था, कोई नहीं पहचानता था कौन है, एक किनारे पे खड़े। अपनी जगह इन लोगों ने खुद बनाई ना, जितेंद्र ने, जितने भी हमारे जमाने के हीरो हीरोइन हैं, इन लोगों ने अपनी जगह खुद बनाई है। तब राज कपूर वाद चला करता था, कपूर खानदान, उस कपूर खानदान के होते हुए भी, राज कपूर के होते हुए भी, राज कपूर के आगे टिक गए सब के सब। कितने सारे हीरो हैं, राजेश खन्ना देखो, विनोद खन्ना देख लो। ये सब वाहियात आरोप हैं बिना मतलब के। जगह बनानी पड़ती है। जब पुरानी कहानियां सुनिए, विविध भारती में आती हैं, और भी आजकल वो एक सारेगामा कारवां पर भी कहानियां आती हैं, तो सुनने को मिलता है कि कितनी समस्याएं इन लोगों को उठानी पड़ी थी जो आज सुपरस्टार है। तो क्या घबरा के कोई मर जाए? ये बताओ। लता मंगेशकर का साम्राज्य बड़ा प्रसिद्ध है, किसी गायिका को उभरने नहीं दिया, तो कौन गायिका मरी? किसी गायिका ने जान दी? हेमलता का नाम सुना तुमने? बहुत अच्छा गाती थी।
कंचन, तुमको मेरे दिल ने पुकारा है बड़े नाज से, या ऐसी कुछ था। तमाम गायिकाएं एकदम गायब हो गई, जबकि मुझे बड़ी पसंद थी, बहुत अच्छा गाती थी, लेकिन लता मंगेशकर के साम्राज्य के आगे टिक नहीं पाई। नो डाउट लता है, उनकी आवाज़, लेकिन उनकी आवाज़ भी कम नहीं थी, अपने तरह की एक खास आवाज़ थी। मुझे बहुत सारी गायिकाएं ऐसी याद हैं जिन्हें मैं कमल बारूद, तुमने नाम भी ना सुना होगा, कमल बारूद बड़े अच्छे गाने गाए। तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय, न तुम हारे न हम हारे, मैं इस गायिका का नाम भूल गया, बड़े जबरदस्त गाने। तो क्या ये मर गई सब? अगर लता जी ने उठने नहीं दिया, इन्हें यही आरोप लगता है बराबर कि लता जी ने उठने नहीं दिया, तो क्या ये सब मर गई? आज मैं बैठ के याद कर रहा हूं, ऐसे बहुत सारे कदरदान हैं जो उन्हें याद करते हैं। संपादकों का साम्राज्य, तमाम कवियों को, लेखकों को जगह ही नहीं देते, तो लोग क्या करें, मर जाएं क्या? तमाम संपादकों पर नाम लेना अच्छा नहीं लगता। ये आरोप था, वो अब इस दुनिया में नहीं है, ये आरोप था कि महिला अगर है, यानी लेखिका है और युवा है और सुंदर है, तो उसका कुछ भी छप जाएगा। पुरुष को तो छपना बड़ा कठिन काम था। उनके पत्रिका में जो पत्रिका उन्होंने पुनर्जीवित की थी, मेरे बड़े फेवरेट लेखक हैं, वो बड़े फेवरेट संपादक हैं, लेकिन उनके जीवन का एक एस्पेक्ट ये भी है जो तमाम लोगों ने कहा। नामवर सिंह के मारे हुए काटे हुए जाने कितने लोग हैं। नामवर सिंह ने जिसको झिड़क दिया, जिसकी आलोचना ऐसी कर दी, वो बर्बाद हो गया, तो क्या वो लेखक मर गया क्या? नहीं, उनमें से कई लोगों ने प्रकाशन गृह खोल लिए, अपने पब्लिशिंग हाउस। ये होती है जिंदा रहने की कला, इसको सीखो, मरने की कला मत सीखो। सुशांत सिंह इज नॉट योर हीरो, रिमेंबर। मुझे बार बार ये कहना पड़ता है कि युवा वर्ग आजकल कुंठा में जा रहा है, और लॉकडाउन की वजह से और ज्यादा। बिल्कुल कुंठित मत हुई, फिर से दिन आएंगे। पतझड़ है तो वसंत भी आएगा। लेट अस वेट फॉर इट। थैंक यू।